नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 16 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक कम से कम पढ़ेंगे, जिसमें से एक पढ़ेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है। युद्ध शब्द सबसे सही होगा, युद्ध ही है ये, उसको भी हम लोग देखेंगे। मिडिल ईस्ट को ज़रा समझेंगे ध्यान से, ये भी समझेंगे कि इस युद्ध का वास्तविक कारण क्या है और वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य केवल न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना है? क्या देखेंगे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है भी या नहीं भी है, या बस हवाई बातें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी की कल बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड यात्रा शुरू हुई है, जिसमें कल वो पहले दिन साइप्रस की यात्रा पर हैं। साइप्रस के बारे में देखेंगे, क्यों साइप्रस गए हैं। बहुत ही छोटा सा है वो, दिल्ली जितनी आबादी होगी उसकी, और छोटा सा शहर है, छोटा शहरनुमा द्वीप है। उसको देखेंगे हम लोग, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे लिए इतना महत्व है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं वहाँ पर। पिछले 20 वर्षों में पहली बार है कि कोई भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है। उसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। आपके प्रीलिम और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी हम लोग निकालेंगे और एनालिसिस भी करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्योंकि विश्लेषण लगभग में ख़त्म ही हो गया है। केवल फैक्ट बताए जाते हैं कि इजराइल के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, किसने कहाँ अटैक किया, क्या कारण था, बस इसी में ख़त्म हो जाता है। विश्लेषण भी करेंगे, समझेंगे भी उसको। ओके, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ कल से ही शुरू हुआ है। कल पहला टेस्ट हुआ था और उसका वीडियो भी मिल चुका है बच्चों को, PDF भी मिल चुका है, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है मैंने। टेस्ट आसान बनाया था मैंने कि भाई आसान होगा। 70 BPSC PT के पैटर्न पर ही था। पेपर दिखने में आसान होता है, लेकिन जब आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 95 के स्कोर को क्रॉस कर पाए हैं। जबकि पेपर देखने में आपको लगेगा कितना आसान है, ये सारे क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए हैं, लेकिन जब आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। यही 70 BPSC में भी हुआ, इसीलिए इतने कम कट ऑफ गए हैं 70 BPSC में भी। जुड़ना हो तो जुड़िएगा, अभी एक ही टेस्ट हुआ है, सारे के सारे टेस्ट तो बाकी हैं, ये भी आपको मिल जाएगा उस ग्रुप में। जुड़िएगा, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। आप जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा आपकी तैयारी में। रिवीजन में सारा का सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, टेस्ट में प्रश्न किस प्रकार के हैं? क्या वन लाइनर ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वन लाइनर 80% है, 20% सवाल जो हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले भी मिलेंगे। लेकिन वन लाइनर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल आसानी से हल कर ले जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है। टिपिकल टाइप के सवाल होते हैं, जिस प्रकार से प्रीलिम एग्जाम पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर बनाया गया है। स्टेटमेंट वाले सवाल भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, वो भी मॉडरेट से आसान लेवल के सवाल होते हैं जिस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जुड़िएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या? पहला न्यूज़ है कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है, और ये दोनों देश की सीमाएं नहीं लगती है। सबसे पहले मैप का अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ किस्से कहानी आपको सुनाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। देखिए, ये छोटा सा देश है इजराइल, इतना बड़ा सा देश है, और ये है ईरान। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। ये दोनों की सीमाएं करीब में 2000 किलोमीटर से 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। ठीक है, ये भी तय हो गया। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है इजराइल, और ईरान एक काफ़ी प्रभुत्वशाली बड़ा देश है। एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। जब 2023 ईस्वी में अक्टूबर के महीने में इजराइल पर अटैक हुआ था, हमास ने अटैक किया था, उसके पश्चात से ये चीज़ आया था कि भाई अब हमास और इजराइल का वॉर शुरू हो गया था। उस युद्ध में एक चीज़ अचंभा करने वाला था, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, ध्यान से सुनिएगा, मोसाद, पूरी कहानी में ही आज का वीडियो ख़त्म होने वाला है। उसको ये नहीं पता चला कि आज तक के इजराइल के इतिहास में उस पर सबसे बड़ा अटैक होने वाला है। वो अटैक होता है, हमास ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा बढ़िए, हमास को कौन सपोर्ट करता था? ईरान सपोर्ट करता था। सबसे पहला कौन ख़त्म हुआ? हमास ख़त्म हो गया। उसी बीच में हिजबुल्लाह नामक एक संगठन है जो कहाँ पर है सक्रिय? तो लेबनान के क्षेत्रों में सक्रिय था, लेबनान में सक्रिय था। इसको भी कौन सपोर्ट करता था? ईरान सपोर्ट करता था। उसके बाद से हिजबुल्लाह को भी इजराइल ख़त्म कर देता है। उसने एक बार अटैक किया इजराइल पर, हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी के द्वारा और बहुत सारे माध्यमों के द्वारा इजराइल ने उसको भी निपटा दिया।
तीसरा आ गए कौन, तो हूती विद्रोही हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इनके ऊपर भी खूब बम्बार्डिंग हुई। ब्रिटेन ने भी, यूके, यूएस, इन सब ने मिलकर इसमें बम गिराया और लगभग में इनको भी निपटा दिया गया। जितने बड़े आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या थे, इजराइल के प्रॉक्सी थे। तो सबसे पहले प्रॉक्सियों को ख़त्म किया गया। प्रॉक्सी जब ख़त्म हो गए तब आया है कि जो मेन उनका लीडर है अब उसको ख़त्म करते हैं। 2025 की शुरुआत में इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस वर्ष ईरान का वॉर होकर रहेगा और ईरान को ये लोग निपटाएंगे। क्यों निपटाएंगे, बहुत सारे कारण हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। लेकिन दरअसल मैप को गौर से देखिए आप लोग, ये जो मिडिल ईस्ट का मैप दिख रहा है आपको, इसमें जितनी बड़ी शक्तियां हैं, कोई भी बड़ी शक्ति उठाइए, इतने में कौन कौन सी बड़ी शक्ति हो सकता है भाई। तो पावर के हिसाब से बात करें तो इजराइल एक बड़ी शक्ति है, जो किसका है, तो ये है अमेरिका समर्थित है। अमेरिका, दरअसल में इजराइल वॉर अमेरिका ही लड़ रहा है। दूसरी बड़ी शक्ति है सऊदी अरब, यहाँ पर भी अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति है। कतर भी है, यहाँ पर भी अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति है। ये जितने देश आपको दिखते हैं यमन छोड़ के, इन सभी जगहों पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति है। इराक में भी है। इराक में शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। उस पर आरोप लगाया गया कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ था और पूरे इराक में उसकी शासन सत्ता को समाप्त कर दिया गया और सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर अमेरिकी समर्थित सरकार है और वहाँ पर अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। अगला देश है तुर्की, ये नाटो का मेंबर है। ईरान बच गया, ये एकमात्र ऐसा देश है पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के विरोध में खुल करके बोलता है। अमेरिका के विरोध की इसकी सारी रणनीतियाँ होती हैं और कुछ हद तक, ये बहुत हद तक आत्मनिर्भर है क्योंकि इस पर हमेशा ही सेंक्शन लगे हुए रहे। 1980 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन का मतलब उससे पहले यहाँ पर लिबरल विचारधारा के शासक हुआ करते थे। महिलाओं को भी पूर्ण आज़ादी थी। महिलाएं बुरखे में या जो हिजाब पहन कर वापस उनको घर से बाहर जाना नेसेसरी नहीं था, अपने हिसाब से जा सकती थी। कल्चर बड़ा ही उदार था जिसको ईरानियन कल्चर माना जाता था। लेकिन 1980 में खुमैनी के नेतृत्व में यहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती। क्रांति का मतलब शासन सत्ता का जो तरीका है वो सब बदल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कट्टर इस्लामिक शासन को कायम किया जाता है जिसमें सर्वोच्च जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान होते हैं। अभी भी कोई ना कोई बैठे होंगे सुप्रीम लीडर के पद पर और इस्लामिक तरीके से यहाँ पर शासन व्यवस्था कायम किया गया है जो शरिया और कुरान के हिसाब से चलाया जाता है। ये अमेरिका को नहीं मानते हैं क्योंकि इससे पहले की जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो अमेरिकी समर्थित थी और ये इनका नीति जो हमेशा ही अमेरिका विरोधी नीति रहा है। ये तो हो गया शासन की बात कि पहली शासन क्या है कि अमेरिकी पक्ष में झुके हुए नहीं हैं। दूसरा क्या है इनका, इन पर आरोप लगता है कि एटम बम बना रहे हैं। एटम बम तो पाकिस्तान ने भी बनाया। कभी आपने देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक करवा दिया हो कि एटम बम मत बनाओ, या पाकिस्तान को बोला हो एटम बम हमारे पास जमा कर दो नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। एटम बम बना रहा है लेकिन वो अमेरिका का विरोध करता है, इसीलिए वो ख़तरनाक है। नॉर्थ कोरिया ने भी एटम बम बनाया लेकिन अमेरिका का विरोध करता है, इसीलिए वो ख़तरनाक है। इजराइल पर भी आरोप है कि उसके पास भी एटॉमिक हथियार हैं लेकिन वो अमेरिका के समर्थन में है, इसलिए उसके एटॉमिक हथियार अच्छे हैं, ईरान के एटॉमिक हथियार बुरे हैं। समझिएगा इस चीज़ को। ईरान के एटॉमिक हथियार बनाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जितने अमेरिका के अलाई है, सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है, नहीं बनती है। शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। यूएई, कतर हो या जितने भी इजराइल हो, इन सभी के लिए मान रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वॉर होगा, न्यूक्लियर बम होगा, वो खतरा होगा। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम से क्या गुलाब के फूल झड़ते हैं? क्या वो भारत के लिए खतरा नहीं था क्या? बिल्कुल था, लेकिन अमेरिका को हमेशा से ही भारत को सरप्रेस करके रखना था क्योंकि उसको पता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है, इकलौता ऐसा दुनिया का देश है जिसको अमेरिका और चीन ने मिलकर के परमाणु बम बनाने में सहयोग दिया था, इसलिए उसके परमाणु बम से गुलाब झड़ते हैं और ईरान के परमाणु बम से लोगों की मृत्यु हो सकती है, इजराइल को खतरा हो सकता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझिएगा। 2025 की शुरुआत से ही, जब से डोनाल्ड ट्रंप महोदय आए हैं, आपने सुना होगा कि बात किस चीज़ की हो रही थी। बात हो रही थी यहाँ पर कि ईरान जो है उसके साथ परमाणु डील साइन किए जाए जिससे क्या हो कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए
और वो परमाणु का उपयोग केवल सिविल मामलों के लिए करे। ईरान इस चीज़ को लेकर राजी भी हो गया था। क्यों राजी हो गया था? उसने दो ही शर्तें रखी थी। जितने उसके लीडर मारे गए हैं, इन्हीं लीडर में से एक ने अमेरिकी चैनल पर बैठ करके बोला था कि अगर हम पर से सैंक्शन हटा लिया जाता है और हमें सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर को यूज करने का परमिशन दे दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आसानी से न्यूक्लियर डील पर साइन कर लेंगे और हम कभी जीवन में बम नहीं बनाएंगे, कभी भी हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन बम बनाने से रोकना असल उद्देश्य नहीं है। असल उद्देश्य है, यहाँ जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पश्चात से गवर्नमेंट आई है 1980 ईस्वी के पास से, वो गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के विरोधी है, उसको निपटाना है और यहाँ पर अमेरिकी पपेट गवर्नमेंट को स्थापित करना है। अंत में यही इसका उद्देश्य रह जाएगा। वो बोलते नहीं कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अंत में क्या बाकी रह जाता है, तो अंत में बाकी यही रह जाएगा। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले, कल ही शायद इजराइल के न्यूज़पेपर में, ईरान के न्यूज़पेपर में, अमेरिका, यूरोप, सभी के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में यही चीज़ छपा है कि ईरान के ख़िलाफ़ में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के मिस इन्फॉर्मेशन का वॉर खेला। उन्होंने उसको उलझा के रखा कि हम आपके साथ परमाणु डील साइन करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, परमाणु डील साइन करने वाले हैं। दरअसल उनको कोई परमाणु डील साइन वाइन नहीं करना था, उनको इसको युद्ध में घसीटना था, इजराइल को, ईरान को युद्ध में घसीटना था। इजराइल चाहता है कि ईरान और अमेरिका कट मरे और उससे उसका बेनिफिट हो जाए, क्योंकि उसके एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब अगर उसका एग्जिस्ट करना है उसको, इजराइल को, तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट ईरान ही है। बाकी जितने बड़े संकट थे, सऊदी अरब, ये सब अमेरिका के चरणों में बिछे हुए हैं। दूसरा बड़ा संकट है उसके लिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बगल में भारत है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। उसके लिए है सबसे बड़ी बात ईरान को लेकर के। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना उद्देश्य है इनका, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शासन सत्ता में परिवर्तन। नेतन्याहू ने जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बोला कि ईरान के लोगों को अब उठ करके खड़ा होना चाहिए और अपने सरकार के खिलाफ में विद्रोह करना चाहिए। समझिएगा इस चीज़ को। इस युद्ध में क्या क्या हो रहा है। ईरान के एयरफोर्स बहुत कमज़ोर मानी जाती है, इजराइल की एयरफोर्स बहुत मजबूत मानी जाती है। इजराइल टेक्नोलॉजी में भी मजबूत है, लेकिन इसके पास में स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है, यानी कि आबादी बहुत छोटी है, आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत कम है, यानी कि कोई भी बम जाएगा तो उस छोटी आबादी में हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आबादी को नुकसान पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, इसलिए इसका स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही बड़ा है। यानी कि इतने बड़े ईरान में आबादी जो है वो डेंस नहीं है, वो बिखरे हुए आबादी है, इसलिए उसके पास में ये प्रोबेबिलिटी कम होता है कि जहाँ पर हिट होगा वहीं पर जाके गिरेगा, नुकसान होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। उसके अलावा इजराइल के पास जो मजबूत एयरफोर्स है, एयरफोर्स अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर जा कर के लड़े, ये बहुत मुश्किल काम होता है। उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इतने दूर तक फाइटर जेट की कैपेबिलिटी जा करके बम गिरा करके फिर वापस आने की नहीं होती है, उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी समस्या है इसके साथ में, किसके साथ में? इजरायली मजबूत एयरफोर्स के साथ में। वहीं ईरान का एयरफोर्स कमज़ोर है, लेकिन मिसाइली बेड़ा उसका बहुत मजबूत है। एक और मैं आपको गणित समझाता हूँ, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया भर के लोगों को। आपने देखा होगा कि इजराइल में ढेर सारे बम गिर रहे हैं। अभी बोला जा रहा है न्यूज़ में कि आयरन डोम जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो थार्ड भी काम नहीं कर रहा है क्या? ये अमेरिका का क्या है? अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी काम नहीं कर रहा है क्या? सब काम कर सकते हैं जो चाहें। तो मैक्सिमम ईरानियन जो मिसाइल हैं उसको रोक सकते, लेकिन नहीं रोक रहे हैं, वो गिरने दे रहे हैं। इसलिए गिरने दे रहे हैं ताकि नुकसान हो, हम पूरे यूरोप को दिखाएं, हम पूरे अमेरिका को दिखाएं, पूरी दुनिया में छपाएं। उसके बाद से यूरोप के फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इन सभी देशों सहायता प्राप्त करके इन सभी को हम इस युद्ध में लेकर के आ जाएं। यही युद्ध का पूरा सिनेरियो है। जरा इसका हम प्रभाव भी समझेंगे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को भी समझेंगे। आई होप आपको विश्लेषण सही लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा।
ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान का रूस है, सबसे बड़ा सपोर्टर। चीन भी उसका बड़ा सपोर्टर माना जाता है, लेकिन जो उसका बैकबोन है वो है रूस। ओके। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें तेल भंडार और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर पारंपरिक हथियारों से हमला किया, लेकिन इजराइल के रक्षा तंत्र ने इसे नाकाम कर दिया। बहुत सारे नाकाम भी हुए, लेकिन बहुत सारे बम गिरे भी हैं वहाँ पर। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। वो है परमाणु संवर्धन क्या होता है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट क्या होता है, जिसको प्राप्त करने के कागार पर था। ईरान भी परमाणु बम बना रहा है, ये भी सत्य है। वो इसलिए बना रहा है क्योंकि अमेरिका के पास में है, उसके बगल में पाकिस्तान के पास में भी है, और उसका सऊदी अरब के साथ में, गल्फ़ में सभी के साथ में उसका टेंशन चलता है। गल्फ़ में अकेला ही देश माना जाता है ईरान, इसलिए वो बना रहा है। उसके बगल में भी तो पाकिस्तान है, जिसके पास में है भाई बम, है कि नहीं है। तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है जो प्राकृतिक रूप से 2 मुख्य आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है। आपको एक छोटा सा चीज़ और बताऊं कि मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक फैलाया गया था कि सोचिए ज़रा कि ईरान के जितने टॉप साइंटिफिक जो लोग होते हैं जो इस चीज़ों में शामिल होते हैं, ये एआई इमेज है, पहली बात तो यही बता दूं, और जितने सैन्य उनके लोग होते वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपने घर में रह रहे थे। इतने अच्छे से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि इस न्यूक्लियर डील को हमने साइन लगभग में कर ही लिया है, कर लेंगे, अब कोई वॉर नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा, ये श्योर किया गया था। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वर्ल्ड का तो उसमें सब में यही लिखा हुआ है। इसलिए सब के जब सब जो थे ये सब अपने अपने घरों में आराम से फैमिली के साथ बैठे हुए थे, नहीं तो ये इतनी आसानी से फैमिली के साथ घर में नहीं बैठे होते थे, क्योंकि उनको भी पता होता था कि हमारे पीछे इजराइल और अमेरिका पड़े हुए हैं, वो कभी भी हमें मार सकते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन का ही ये नतीजा है कि इजराइल ने एक ही अटैक में इन सारे के सारे को निपटा दिया। जो उसके बड़े बड़े सैन्य कमांडर थे, सर्वोच्च सोचिए सेना के प्रमुख थे, उन सभी को मार दिया गया। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे उन्हीं को मार दिया गया। जो बातचीत में शामिल थे परमाणु डील में, उनको भी निपटा दिया गया। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। अब जरा समझेंगे कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता क्या है, जिसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है परमाणु संवर्धन कहा जाता है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट कहा जाता है। ठीक है। यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व है। अल्फा बीटा गामा की किरणें इससे स्वतः निष्कर्षित होती रहती हैं, बाहर आती रहती हैं। प्राकृतिक रूप से 2 मुख्य आइसोटोप्स के रूप में पाए जाते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। कौन कौन से हो गए? 238 और 235 प्राकृतिक रूप से 2 ही पाए जाते हैं आइसोटोप्स में। ठीक है। प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 और केवल 0.7% यूरेनियम 235 पाए जाते हैं। यूरेनियम 235 केवल 0.7% एग्जिस्ट करते हैं प्रकृति में, बाकी 99.3% जो हैं वो क्या हैं? तो वो आपके यूरेनियम 238 हैं। यूरेनियम 235 ही वह आइसोटोप है जो विखंडन के लिए उपयोगी है, यानी एक परमाणु रिएक्शन में ऊर्जा पैदा कर सकता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए इसको हमें इनरिचमेंट करना पड़ता है, संवर्धन करना पड़ता है। बहुत कम मात्रा में है ये, बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम 235 पाया जाता है, जिसका उपयोग करके बम बन सकता है। लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है कि हमें उसका क्या करना पड़ता है? संवर्धन करना पड़ता है, इनरिचमेंट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। सामान्य भाषा में समझे तो संवर्धन प्रक्रिया में यूरेनियम 235 की सांद्रता कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है ताकि इसे परमाणु रिएक्टर या हथियारों में इस्तेमाल किया जा सके। जो नेचुरल तौर पर सबसे ज़्यादा मिलता है उससे हमारा काम नहीं बन सकता, हमें चाहिए यूरेनियम 235, जिसका उपयोग हम वॉर में मतलब बम बनाने के लिए और ऊर्जा पैदा करने के लिए कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, ये तरीका लिखा हुआ है किस प्रकार से किया जाता है। ये आपको नहीं पढ़ना है कभी भी, ये आपको नहीं पढ़ना है कि किस प्रकार से किया जाता है, प्रोसेस नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता क्या है। 2 प्रकार के होते हैं, निम्न स्तर संवर्धन लो एनरिचमेंट यूरेनियम। यूरेनियम 235 की सांद्रता 3 से 5% तक बढ़ाई जाती है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन में होता है, जिससे बिजली पैदा होती है। बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम 235 जो चाहिए वो 3 से 5% का अगर हमें संवर्धन मिल जाता है तो आसानी से हम बिजली पैदा कर ले जाएंगे। उच्च स्तर का 20% से अधिक हो जाता है इसमें सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन आमतौर पर 90% तक बढ़ाई जाती है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों में होता है क्योंकि यह तेजी से विखंडन कर सकता है और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। इसीलिए ये जो है
परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम 235 इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। यही मुश्किल काम कर रहा था ईरान, उसने काफ़ी हद तक कर भी लिया था, लेकिन उस पर बॉम्बिंग की जाती है और उसका सारा किया कराए पर पानी फेर दिया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना जानबूझ के ये वॉर क्राइम के तहत में अपराध माना जाता है। इसको वैश्विक रूप से अपराध गिना जाता है, वैश्विक स्तर पर इसको अपराध गिना जाता है। अब संवर्धन का उद्देश्य क्या होता है, पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा। ऊर्जा उत्पादन पहला उद्देश्य होता है, हथियार निर्माण दूसरा होता है, चिकित्सा अनुसंधान तीसरा इसका उद्देश्य होता है। जोखिम और नियंत्रण क्या है? जोखिम तो है, आपको पता ही है कि संवर्धन अगर 20 से 35% तक चला गया तो यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ऐसा हो गया है कि इससे हम बम बना सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं। हथियारों का खतरा, उच्च संवर्धन से परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया सख्त निगरानी में होता है। IAEA और संयुक्त राष्ट्र इस पर नज़र रखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि NPT के तहत कई देशों ने हथियारों के लिए संवर्धन न करने का वादा किया है। पर्यावरण और सुरक्षा, संवर्धन प्रक्रिया में रेडियोधर्मी कचरा निकलता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। भारत के पास अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन भारत के पास में एटॉमिक वॉर हेड भी हैं जो 170 से ज़्यादा एटम बम बना करके हमने रखा हुआ है, जिसका हम कभी उपयोग नहीं करेंगे। सबके पास में है, कोई उपयोग नहीं करेगा, उपयोग करेगा तो पता ही है। एक अगर उपयोग करता है तो पूरे पृथ्वी के लिए त्रासदी होगा ही। ईरान और मध्य पूर्व में आपको पता ही है कि जैसा कि अभी चल रहा है चर्चा में, क्यों था, क्यों पढ़ाया हमने ये? इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ईरान के पास आरोप लग रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो कर रहा था और वो बम बनाने के कुछ ही महीनों के कागार पर पहुंच गया था, कुछ महीनों में वो बना लेता। जैसे सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जैसे अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया गया था और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। इतिहास ध्यान से पढ़िए, वर्तमान का हर किस्सा आपको इतिहास में कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल ही मासूम देश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इजराइल बिल्कुल ही मासूम देश है। सबके अपने अपने हित हैं। मूर्ख मत बनिए, कभी भी किसी का पक्ष लेकर नाचिए मत, भक्त मत बनिए कि ईरान में अगर तबाही हो रही है तो खुश हो रहे हैं कि इजराइल मार रहा है, और इजराइल में तबाही हो रही तो भी कुछ लोग खुश होते हैं कि ईरान मार रहा है। कोई नहीं मार रहा है, सरकारें अपना अपना काम कर रही, पिसती है जनता, जैसे आप और हम पिसते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। हम बड़े सुखद लोग हैं, बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं कि भारत में रहते हैं। हम बस प्रभाव पढ़ते रहते हैं, कभी प्रभाव हम पर वास्तविक तौर पर पड़ता नहीं है। ये वाकई है कि हम युद्ध से बहुत दूर रहने वाले लोग हैं। अच्छी बात है कि हमारे इर्द गिर्द तो युद्ध होता है लेकिन हम सुरक्षित रहते हैं। देखिए क्या है, पहला इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल की कीमतों में उछाल व आर्थिक प्रभाव। शेयर मार्केट की ऐसी की तैसी, बहुत सारे पैसे सबके डूबे होंगे। तेल की कीमतों में उछाल संभव है क्योंकि ईरान के पास जो सबसे बड़ा तेल निकालने का जगह था, दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, उस पर भी इजराइल ने अटैक किया है और ये दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। जो कहाँ से आता है? जो यहाँ से आता है, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से आता है। मैप पर चलिए, मैप में दिखाऊंगा आपको। इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज इसको कहा जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ही भारत के सबसे ज़्यादा तेल आते हैं, क्योंकि भारत सऊदी अरब से लेता है, इराक से तेल लेता है, कतर से भी हम गैस लेते हैं, UAE के साथ में भी हमारा संबंध है, गल्फ ऑफ ओमान के साथ भी है। तो ये सारे जो हमारे ऊर्जा संरक्षण के लिए परम आवश्यक देश हैं, वो सब के सब एक ही जगह बैठे हुए हैं। ईरान के साथ हम तेल नहीं खरीद रहे थे बहुत समय से, 2019 के बाद से बहुत कम हम तेल खरीद रहे थे, ना के बराबर में। इसलिए ईरान पर तेल के कारण से हमारा डायरेक्टली नहीं, बल्कि जिस रास्ते से हमारा तेल आता है उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और चूँकि ईरान तेल का प्रमुख उत्पादक देश है, अगर वो उत्पादन में कटौती कर देता है या उसका उत्पादन की सीमा कम हो जाती है तो ज़रूर है कि भाई दुनिया भर के सभी मार्केट में तेल आपको उछलते हुए दिखेंगे, उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही चीज़ हो भी रहा है, उसके अलावा और क्या है, ये वो रीजन है जिसमें बहुत सारे भारतीय रहते हैं। यमन में भी लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग होंगे, कैसी मजबूरी होगी कि यहाँ पर जाकर भी रहते हैं। सऊदी अरब में तो भरे पड़े हैं, कतर में तो 33% आबादी होगी भारतीयों की, UAE में भी बहुत सारे हैं, ओमान में भी हैं, ईरान में भी कुछ भारतीय रहते हैं, इराक में भी रहते हैं, यहाँ पर तक कि इजराइल में भी रहते हैं, जॉर्डन में भी भारतीय लोग रहते हैं। जॉर्डन इजराइल का साथ दे रहा है, ईरानियन जो मिसाइल है उसको गिराने में इजराइल का साथ दे रहा है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला प्रभाव क्या पड़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा पड़ सकता है, वही तेल वाला कहानी जो है। शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता, अभी मैंने आपको समझाया कि शरणार्थी संकट तो बढ़ ही सकता है, शरणार्थी संकट बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा, अगर युद्ध बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है तो हो सकता है भारतीयों को रेस्क्यू करना पड़ सके, तो इसलिए भी ये संकट बढ़ सकता है। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये जलडमरू मध्य है हॉर्मुज का और स्वेज नहर प्रणाली वाला, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी जो थोड़े बहुत जिंदा बचे हैं वो सब फिर से अटैक करेंगे। इसलिए दोनों स्टेट जो हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बाबल मांडेब और हॉर्मुज, ये दोनों प्रभावित हो सकते हैं। प्रवासियों और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। परमाणु युद्ध का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है, परमाणु युद्ध का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। भारत की कूटनीतिक स्थिति भी डामाडोल हो सकती है, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे ठीक ठाक संबंध हैं और इजराइल के साथ भी हमारे ठीक ठाक संबंध हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल एकमात्र ऐसा देश था पूरी दुनिया में, हमारी सफल विदेश नीति का उदाहरण देख लीजिए। इतने बड़े स्तर पर हम वर्ल्ड लीडर और ये वो सो विश्वगुरु बनते रहते हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था इजराइल जिसने हमारे लिए सपोर्ट में बिल्कुल वन लाइन में बोला कि हम भारत के साथ समर्थन में खड़े हैं। बाकी ईरान ने भी वही ढुलमुल सी बातें की जो हम अभी कर रहे हैं कि दोनों देशों को शांति से बातचीत करना चाहिए, हम पीस का ऑफर कर रहे हैं, पीस पीस और पीस की बात करते रहते हैं। इजराइल ने हमारा समर्थन किया था, उसके अलावा किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया, ये भी सच है। अभी भारत क्या कर रहा है, क्या भारत ने खुलकर इजराइल को समर्थन दिया है? बिल्कुल भी नहीं, भारत ने ऐसा नहीं कहा है। भारत ने बोला दोनों देशों को मिलकर के शांति से बात करनी चाहिए। भारत ने एक काम जरूर किया है कि गाजा में संघर्ष विराम को लेकर के वोटिंग हो रही थी यूएन में, जिसको लेकर भारत की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है कि गाजा में मासूम लोगों पर, ये तो सच है भाई, मासूम लोगों को खाने के लिए लाइन में लगे हो तो उनको गोलियां बरसा देता है। सोचिए जरा मानवीयता कहाँ तक जा सकती है। तो वहाँ पर संघर्ष विराम के लिए यूएन में वोटिंग हुआ तो भारत वहाँ से बाहर रहा, भारत ने वोट अगेंस्ट में भी नहीं किया, समर्थन में भी नहीं किया, बाहर रहा। तो ये भी माना जा रहा है, आलोचना कई सारे लोगों ने की, लेकिन भारत सरकार को आप समझ ही सकते हैं कि इजराइल को हमें नाराज़ भी नहीं करना है और पूरे दुनिया में और भी किसी भी गुट का सदस्य भी नहीं बनना है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है, क्योंकि रूस जो है वो ईरान को समर्थन दे सकता है, तो यूएस तो आपको पता ही है इजराइल के साथ ही खड़ा है। हालांकि यूएस के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ईरान हमें ज़बरदस्ती, इजराइल हमें ज़बरदस्ती ईरान के साथ युद्ध में खींच रहा है। तो ये आपको मैंने भारत पर प्रभाव भी बता दिया और मैंने ये भी समझा दिया कि किस प्रकार से काम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस पहुंचे हैं, तुर्की के प्रतिद्वंद्विता और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। साइप्रस एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी में है, इजराइल के कोस्ट से थोड़ी सी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर है साइप्रस, ये रहा साइप्रस, ये रहा साइप्रस, ठीक है। ये यूरोप में आता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये यहाँ पर इस प्रकार से बांट देंगे तो ये यूरोप में आता है, ये यूरोप में मानता है, इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। हाँ, साइप्रस खुद को यूरोप का मानता है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, मेडिटेरियन सी में है। और सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर के समर्थन किया, किसका? पाकिस्तान का, बिल्कुल खुलेआम समर्थन किया। वैसा समर्थन हमारा दुनिया में कोई भी देश नहीं करते हैं। इतनी अच्छी विदेश नीति कि कोई भी दुनिया में देश हमारे समर्थन में नहीं बोलता है। समर्थन करना, अपने ड्रोन दे देना, सैनिक बेड़ा भेज देना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो डायरेक्टली तो कोई भी समर्थन नहीं करता है, ठीक है। तो तुर्की ने समर्थन किया पाकिस्तान का और अजरबैजान ने भी किया है, तो वो तो यहाँ पर दूर है। आर्मेनिया को हम इसीलिए सपोर्ट करते हैं और हम साइप्रस को भी सपोर्ट करेंगे। इसको भी हमने हथियार दिया, अब हम साइप्रस को भी बोलेंगे लो हथियार लो और अपना संभाल के रखो अपने पास। यही चीज़ दरअसल में होगा। साइप्रस और तुर्की की नहीं बनती है। तुर्की जो है साइप्रस के कई सारे हिस्सों को अपने अंदर दिखाने का प्रयास करता है, बार बार छोटे से देश को डराता धमकाता है, तो हम उसका साथ देने जा रहे हैं। इसके अलावा साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन में भी अगली बार चेयर कर सकता है उसको, ये भी देखेंगे ज़रा हम। 15 जून 2025 को नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है जो उसमें बताया गया है, ये तो आपका न्यूज़पेपर का था। मोदी जी की साइप्रस यात्रा हुई है, 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री जी की साइप्रस यात्रा हुई है। 15 जून 2025 को साइप्रस पहुँचे। यहाँ साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने उनका स्वागत किया। ये यात्रा भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।
साइप्रस और तुर्की के बीच बहुत लंबे समय से तनाव है। साइप्रस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव है। 1974 तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। दक्षिणी हिस्सा साइप्रस गणराज्य और उत्तरी हिस्सा तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस, जिसको केवल तुर्की ही मान्यता देता है। बाकी कोई भी देश दुनिया में उसको मान्यता नहीं देते हैं। सभी लोग उसको साइप्रस का ही हिस्सा मानते हैं। साइप्रस तुर्की के साथ सीमा विवाद और आतंकवाद की समस्याओं से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की वहाँ पर रेडिकल जो आतंकवाद है उसको और उसके साथ साथ अस्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। साइप्रस और यूरोपियन संघ, साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। भारत इस अवसर का उपयोग कर साइप्रस के साथ गहरे संबंध बनाने और ईयू के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कर सकता है। दोनों देश व्यापार, निवेश, सुरक्षा, लोग के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत को एक ट्रीटी साइन करना चाहिए कि साइप्रस पर अटैक, भारत पर अटैक और भारत पर अटैक, साइप्रस पर अटैक, इस प्रकार का ट्रीटी वगैरह साइन करना चाहिए। इस प्रकार का एक ही बार ट्रीटी साइन हुआ, वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। वो भी यूएसएसआर के साथ किया था जब यूएस हमारे खिलाफ था। अब तो हम इस प्रकार के ट्रीटी साइन ही नहीं करते हैं। एक चीज़ तो तय है कि हमारी विदेश नीति जो है वो दिशाहीन है। ये चीज़ मान करके चलिएगा कि पिछले 5-6 सालों में हमारी विदेश नीति दिशाहीन है। कोई भी आपको उसमें एक डायरेक्शन नहीं दिखेगा, भटकाव दिखेगा, कहीं से कहीं जा रहे हैं। यह यात्रा 3 देशों के साथ है। ये बहुत ही अच्छा मूव है साइप्रस के साथ हमारा संबंध। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस गए प्रधानमंत्री जी, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? G7 के समिट में भाग लेने कनाडा जाएंगे और सबसे अंत में क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। लौटते समय क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। साइप्रस के बाद मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, कनाडा जाएंगे और फिर क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व भी है। साइप्रस मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। भारत साइप्रस के साथ संबंधों को मजबूत करके मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइप्रस और भारत दोनों ही तुर्की और पाकिस्तान के मुद्दों पर एकजुट हैं। दोनों देश आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए सहयोग करेंगे। आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग भी हम स्थापित कर सकते हैं। साइप्रस में प्राकृतिक गैस के भंडार है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। साइप्रस के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। मैप पर आपको दिखा ही दिया है। बहुत ही छोटा सा एक देश है, लेकिन किसी भी देश का जो हमारे लिए महत्व है वो उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं तय होती है, वो उसके लोकेशन से तय होती है, वहाँ की सरकार से तय होती है और हमारे इंटरेस्ट से तय होती है। बहुत सारे मीडिया में आपको लोग दिखेंगे उलूल जुलूल बोलते हुए कि साइप्रस इतना छोटा देश है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री क्या करने गया है। मायने ही नहीं रखता। हमारा अगर उससे कुछ इंटरेस्ट है तो छोटा देश कहीं और भी हो, उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों ना हो, वहाँ भी जाना चाहिए। साइप्रस एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। यह मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये। कल के वीडियो में, अभी तो वीडियो बाकी है, कल के वीडियो में हम लोग भूमध्य सागर के चारों तरफ के स्थित देशों को भी देखेंगे और मैपिंग पर थोड़ा सा विशेष फोकस कर लेंगे। प्रीलिम एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक सेतु की तरह काम कर सकता है। इसकी राजधानी निकोसिया है। दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, उत्तरी व दक्षिणी निकोसिया में बटी हुई है। इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया है। निकोसिया है इसकी राजधानी, जरूर ध्यान रखिएगा। साइप्रस का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। 1960 में इसको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ग्रीक और तुर्की मूलों के लोगों के बीच में यहाँ पर टकराव होता रहता है। अगर आप ढंग से इसका लोकेशन देखेंगे तो ऐसे ग्रीक है और ऐसे आपको यहाँ पर तुर्की दिखेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर है, तो इन्हीं दोनों के मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी कि ईसाई मत और मुस्लिम इस्लाम मत को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आबादी 12 लाख है इसकी। यहाँ की भाषा ग्रीक व तुर्की है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। साइप्रस की संस्कृति ग्रीक और तुर्की प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ के लोग ईसाई धर्म, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और इस्लाम को मानते हैं, जो पहले ही मैंने आपको बताया। साइप्रस 2004 से यूरोपीय संघ का सदस्य है। 2026 में ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करेगा, जो भारत के लिए परम जरूरी है, क्योंकि अगले साल तक हो सकता है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। साइप्रस मैंने बताया, उसकी राजधानी बताई, प्रभाव बताया मैंने, ईरान और इजराइल वॉर का कारण समझाया, विश्लेषण भी आपको समझाया कि ध्यान से पढ़ा कीजिए चीज़ों को। जैसा न्यूज़ में दिखता है, जैसा आपको दिखाया जाता है, वैसा ही मत दिखिए। ये जो कंधे पर इतना बड़ा सा मटका लेकर बैठे हैं, इसका उपयोग कीजिए। सोचिए, इतिहास पढ़िए, आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि हो क्या रहा है दरअसल में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा।